आखिर क्यों किसी भी स्टॉक्स को बाय करने से पहले आपको उस स्टॉक्स की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करना क्यों जरूरी है। जब भी आप किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हो तो सबसे पहले आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो सबसे पहले आपको उस स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हो तो आपको उस स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। बट अगर आप किसी भी स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हो 5 to 6 मंथ के लिए, तब आपको उस स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करने पड़ेंगे। तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला स्टॉक्स है जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स, सेकंड स्टॉक्स है LIC हाउसिंग फाइनेंस, थर्ड स्टॉक्स है कावेरी सीड्स, फोर्थ स्टॉक्स है सन फार्मा एडवांस रिसर्च, फिफ्थ स्टॉक्स है इंडिया वुल रियल एस्टेट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि जिन भी स्टॉक्स का हम एनालिसिस करेंगे, किसी को भी किसी स्टॉक्स के अंदर कोई भी बाइंग और सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। और मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिन स्टॉक्स का हम इस वीडियो के अंदर एनालिसिस करेंगे, वीकली उन स्टॉक्स को हम रिव्यू करेंगे। और कौन सी वो चीज़ें हैं इन स्टॉक्स का एनालिसिस करते वक्त हम चीज़ों को देखने वाले। पहले हैं चार्ट पैटर्न्स, सेकंड है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, थर्ड है ट्रेंड लाइंस और फोर्थ है कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स। सेम वैसे ही जब हम स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हम उस कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, उसकी सेल कैसी है, कंपनी पे ज़्यादा डेट तो नहीं है, और उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो जो सबसे पहला स्टॉक्स है जिसके हम सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे वो है जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स। सबसे पहले हम जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स के बिजनेस के बारे में जानेंगे कि यह कंपनी करती क्या है। कंपनी मुख्य रूप से R&D के तेल और उसके डेरिवेटिव जैसे कि अलाव रसायनों के निर्माण और व्यापार में लगी हुई है। अब ये R&D क्या है? R&D एक प्रकार का खेतों में उगाया जाने वाला फल होता है, बट इसको खाया नहीं जा सकता। दिखने में यह फल बहुत छोटा और अजीब सा लगता है, बट जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स इस फल से बहुत ही कीमती सामान बनाती है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इस R&D से वह कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो बनाए जाते हैं। पहला जो प्रोडक्ट है जो इससे बनाया जाता है वो है कैस्टर ऑयल डेरिवेटिव्स फॉर फूड प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल कैस्टर ऑयल फॉर परफ्यूम्स, ब्लोन कैस्टर ऑयल, पेपर कैस्टर ऑयल, प्लास्टिक कैस्टर ऑयल, रबड़ कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल पेंट्स। ये जो सभी प्रोडक्ट हैं इस R&D के फल से बनाए जाते हैं। इंडिया के अंदर जयंत एग्रो ऑर्गेनिक एक लीडिंग प्लेयर है कैस्टर ऑयल एंड कैस्टर ऑयल बेस्ड बेनिफिट्स प्रोडक्ट्स बनाने के मामले में, और यह पिछले 5 दशकों से R&D के तेल का उत्पादन कर रहे हैं। और वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कैस्टर ऑयल का यूज किया जाता है, तो हम वो जान लेते हैं कि कैस्टर ऑयल का यूज किन किन प्रोडक्ट में किया जाता है। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है कॉस्मेटिक्स, एग्रीकल्चर, लुब्रिकेंट्स, पेंट्स, इंक, सरफेस कोटिंग्स, फार्मास्यूटिकल्स, फूड, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, इलेक्ट्रिकल, रबड़ एंड एटसेट्रा। अगर हम ये देखें कि R&D से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं इसका जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है वो होता है बाहर की कंट्रीज़ में, जो कि 84% है। अगर हम डोमेस्टिक की बात की जाए तो वो है 16%। सबसे ज़्यादा जो इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाता है वो किया जाता है चाइना के अंदर। कंपनी के पास 6200 से अधिक प्रतिशत किसान हैं, इसमें जो कि 6000 प्लस हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन का यूज़ किया। इस कंपनी की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। हम जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स के क्वार्टरली रिजल्ट को रीड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को रीड करेंगे, बैलेंस शीट को रीड करेंगे, कैश फ्लो देखेंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अच्छे से रीड करेंगे। सबसे पहले हमको देखनी होती है सेल कि 2020 के अंदर इसकी सेल कितनी थी और एक्सपेंस कितना है। सेल में से एक्सपेंस चला जाएगा, इसका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 18 करोड़। ये जितनी भी सारी फिगर्स हैं ये सभी करोड़ के अंदर है। सेल के अंदर हमको देखना क्या होता है कि इसकी सेल एवरी क्वार्टर के अंदर सेल इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली जो इस कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो भी इंक्रीज होगा। इसमें हमको सेल देखने होते हैं, सेल के अंदर जो एक्सपेंस आ रहे हैं वो देखने होते हैं। उसके बाद हमको देखना था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर किसी भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अगर वो पॉजिटिव के अंदर है, कंपनी है जो वो प्रॉफिट कर रही है, हो सकता है वो ज़्यादा प्रॉफिट ना करे बट वो रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट बना रही है।
अगर हम इसका बॉटम लाइन देखें, बॉटम लाइन हमको जो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इसका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के अंदर हमको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है। 2020 से लेकर 2023 तक देखोगे एक भी फिगर्स नेगेटिव के अंदर नहीं है, सभी जो फिगर्स हैं पॉजिटिव के अंदर है। अगर हम ये बात करें 2020 में इसने जो प्रॉफिट किया था वो क्या था 8 करोड़ का, और 2023 के अंदर जो प्रॉफिट किया है वो है 16 करोड़ का। यानी कि 2020 से लेकर 2023 तक 3 साल के अंदर ये कंपनी ने जो प्रॉफिट किया अपने वो डबल कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो साइन है पॉजिटिव का साइन है कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा आ जाता है वो आ जाता है 2012 से लेकर 2023 तक, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारे पास और भी डेटा ज़्यादा आ जाता है। तो हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए इसकी टॉप लाइन है इसकी सेल हमेशा इसकी बढ़ती रहनी चाहिए। अगर हम इसकी बॉटम लाइन में देखें नेट प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव के अंदर ही होना चाहिए। किसी भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है पॉजिटिव के अंदर है तब हमारे लिए एक अच्छा साइन है उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट का। और अगर हम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि हम जिस भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पैसे के ऊपर हमको कितना रिटर्न आएगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बैलेंस शीट के अंदर हम जैसे इस बोरिंग को देखना होता है। बोरिंग मीन्स डेट। देखिए अगर कोई भी कंपनी रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने डेट को कम कर रही है ये भी एक पॉजिटिव साइन है। बेशक कंपनी इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रही है बट वो कंपनी अपने डेट को डिक्रीज कर रही है, ये एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है। अगर हम 2012 के अंदर इसके डेट को देखें वो है 258, 2023 के अंदर डेट को देखें वो है 150, यानी कि ये कंपनी अपने डेट को कम कर रही है। उसके बाद हम देख लेते हैं कैश फ्लो मीन्स कंपनी के पास इन हैंड कैश कितना है। इस कंपनी के पास कोई कैश नहीं है जबकि -7 है। अब हम देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है स्टॉक्स, इस स्टॉक्स के अंदर 67% प्रमोटर के पास हिस्सेदारी है, जबकि एफआई और डीआईज के पास बिल्कुल नामात्र ही इसकी होल्डिंग्स है। जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो है इसके प्रमोटर के पास, उसके बाद आती है पब्लिक के पास 32% इसकी हिस्सेदारी है। जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स के फंडामेंटल को एनालिसिस करने के बाद जस्ट ये लगता है कि ये कंपनी इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है, बट हमको ये एक क्लैरिटी हो जाती है कि हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब हम जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स की टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। इस टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम 4 चीज़ों को देखने वाले हैं। पहले हमारे आ जाएंगे चार्ट के पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक्स पैटर्न। देखिए अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिटेल में स्टडी किया है कि कैसे चार्ट के पैटर्न को स्टडी किया जाता है, कैसे हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना होता है, तो कैसे ट्रेंड लाइन को मार्क करना होता है, और कैसे जब आप किसी भी ट्रेंड को चेंज होते देखोगे वहाँ पे कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको हमेशा मिल जाएंगी। जब आप सभी चीज़ों को साथ में मिक्स करके देखते हैं तो 80% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप एक सही डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। देखिए अगर आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में नहीं पता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता है तो आपको मेरी लास्ट वीडियो को देखना पड़ेगा। उसमें उस लास्ट के वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में बात की है कि कैसे चार्ट के पैटर्न्स बनते हैं। आप किसी भी इंडेक्स का चार्ट ले लो, किसी भी स्टॉक्स का चार्ट ले लो, उसमें हमेशा आपको 2 पैटर्न मिलने वाले हैं। कौन से हैं वो 2 पैटर्न्स? एक पैटर्न है डब्ल्यू पैटर्न्स। देखिए जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी आपको ये पैटर्न हमेशा मिलेगा। यहाँ पे डब्ल्यू बनेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद ऊपर निकल जाएगा। अगर स्टॉक्स को ऊपर ना जाकर नीचे जाना है तो कौन सा पैटर्न बनेगा? तो वो बनेगा एम पैटर्न। ये 2 पैटर्न आपको हमेशा मिलने वाले हैं, हर एक इंडेक्स के अंदर मिलेंगे, हर एक स्टॉक के अंदर मिलेंगे। तो सबसे पहले इस चार्ट पर हम ये सभी पैटर्न्स को ड्रॉ कर लेते हैं और 1 बाय 1 करके सभी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम इन पैटर्न्स को ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट कि आपको समझ। देखिए जब भी हमेशा देखो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था बट ये देखो फेल हो गया। यहाँ पे देखो डब्ल्यू पैटर्न बन रहे हैं सेम ऐसे जैसे हमने अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, सेम वैसे ही देखो यहाँ पे बनने के बाद ये निकल गया ऊपर। ऐसे ही चार्ट के जो पैटर्न आपको ये चीज़ हर स्टॉक्स के अंदर मिलने वाला, सेम हर स्टॉक्स के अंदर आपको ऐसे ही मिलेंगे पैटर्न्स। देखिए जब भी आप किसी भी चार्ट की स्टडी करते हो उसमें सिर्फ चार्ट के पैटर्न्स नहीं सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैं जल्दी से इस पैटर्न्स को ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। देखिए इन चार्ट के पैटर्न को ड्रॉ करने के बाद अब हम देखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मार्क करने वाले हैं वो वीकली टाइम फ्रेम मार्क करेंगे सो दैट कि हमको एक वीकली रेंज पता चल जाए वीक के अंदर हाई कौन सा बना है और लो कौन सा बना हुआ है।
चार्ट के पैटर्न्स मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर मार्क किए थे वो हमको वीकली टाइम फ्रेम में नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो वीकली टाइम फ्रेम का जो हाई लगा हुआ उसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारा एज ए रेजिस्टेंस रहेगा और जो उसका नीचे का लोअर बना हुआ है जो ये हमारी हो जाएगी रेजिस्टेंस। तो ये हमारी होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक हम और कर लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर लेते हैं। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ 20। देखिए अब जब आप 1 डे के अंदर सभी चीज़ों को देखोगे आपको सब कुछ क्लियर दिखने वाला है कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमने ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट दोनों मार्क किए थी, ट्रेंड लाइन है इसको मार्क किया। देखिए अगर 1 डे में देखा जाए तो ये जो वीकली था ये बिल्कुल सही लगी हुई है और ये जो सपोर्ट है ये भी बिल्कुल सही है। हम जस्ट अपनी रेंज को छोटा करने के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं। जस्ट अभी ये जो प्राइस है एक रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है, जैसे ही इस कंसोलिडेशन से ये बाहर निकलेगा 217 यानी कि इस ग्रीन लाइन के ऊपर आके जब ये सस्टेन करेगा तो इसका टारगेट कहीं ना कहीं ऊपर का होगा। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करेगा 217 को, फिर ये ब्रेक करेगा 238 को, तो इसका टारगेट होगा 300। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ इस चार्ट के पैटर्न्स की। अब चार्ट के पैटर्न्स कैसे बन सकते हैं। देखिए इन चार्ट के पैटर्न्स को ध्यान से देखो। यहाँ पर अभी क्या कोशिश हो रही है, यहाँ पर एक डब्ल्यू बनने की कोशिश हो रही है। अगर ये प्राइस देखो, हो सकता है ये भी जो प्राइस आ रहा है यहाँ तक आए, यहाँ पे देखो एक डब्ल्यू या तो डब्ल्यू जो यहाँ पे बनने के बाद ये इस तरह से या तो इस नीचे की तरफ निकल जाएगा। अगर ये 190 के नीचे सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं प्राइस फिर नीचे ही जाएगा। बट अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद 217 के ऊपर निकलने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है ऐसे, तो यहाँ से चांसेस जाने के ज़्यादा है। देखिए अभी देखने में आपको बहुत ईजी लग रहा होगा कि ऐसे चार्ट के पैटर्न ड्रॉ करने से कैसे किसी भी शेयर का प्राइस मूव कर सकता है। बट जब आप टाइम टू टाइम इस चीज़ को देखोगे, आप इस चीज़ को होते हुए देखोगे कि कैसे हर एक जो स्टॉक्स के जो चार्ट होते हैं ऐसे ही मूव करते हैं। आपको जस्ट इन सभी चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो अगर मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करूँ, हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो मेरे लिए अभी जो हमने ये ग्रीन रेजिस्टेंस मार्क किया है ये है 217। अगर प्राइस 217 के ऊपर आता है, सस्टेन करने के बाद ऊपर निकलता है, तो सबसे पहले ये क्रॉस करेगा 238 को, उसके बाद इसका टारगेट होगा 300। इस ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाता है 190 के नीचे सस्टेन करता है, तो इसका जो टारगेट होगा नीचे की, और मैं मार्क कर देता हूँ इसका जो टारगेट होगा, देखो ये जो लास्ट लो लगा हुआ है हम यहाँ से एक लाइन और लगा लेते हैं। तो हमारी 2 रेजिस्टेंस होगी और 2 सपोर्ट होगी। तो सबसे पहले हमारी इस ग्रीन को क्रॉस करेगा 217। अगर इस प्राइस को नीचे जाना है तो सबसे पहले इसको 190 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। तो जब भी प्राइस इस 190 के नीचे सस्टेन करेगा, हमने ये रेड लाइन लगा दिया सो दैट कि हमें याद रहे कि अगर 190 के नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो इसका जो टारगेट होगा 168 होगा। इस ग्रीन लाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो 217 को क्रॉस करने के बाद पहला इसका टारगेट होगा 238 और सेकंड टारगेट होगा 303। अब हमारी चार्ट के पैटर्न्स हो गए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी और ये ट्रेंड लाइन होगी। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन हमने लगाई है ये वीकली ट्रेंड लाइन है। अगर हम चाहें तो 1 डे के अंदर भी ट्रेंड लाइन को लगा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न, कैसे जब भी किसी भी शेयर का प्राइस जब मूव होता है, जो किसी भी ट्रेंड के अंदर चेंज आता है, तो वहाँ तो उस जगह पर कैसे एक सपोर्ट होती है, ट्रेंड लाइन होती है और कैंडलस्टिक्स के पैटर्न आते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैक से दिखा देता हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। देखिए जिन लोगों ने कैंडलस्टिक्स को स्टडी किया हुआ वो इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा कैंडलस्टिक्स का पैटर्न बना हुआ है। इसी जगह से एक सपोर्ट आई, जैसे ही प्राइस सपोर्ट के ऊपर से निकला और ये ट्रेंड चेंज हो गया। सेम वैसे ही जब प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर चेंज होता है तो ध्यान से देखोगे ये कौन सा कैंडलस्टिक्स, अगर आप ध्यान से देखोगे कौन सा कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना हुआ तो आप इजीली अंदाजा लगा सकते हो कि इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देखो। जब भी देखिए हो सकता है यहाँ पर कोई सपोर्ट ना हो, कोई ट्रेंड लाइन हो, बट वहां से चेंज होता है जहां से एक अच्छा कैंडलस्टिक्स पैटर्न आ जाए। जब आप सभी चीज़ों को मिक्स करके देखते हो तो आपको आइडिया लगना आसान हो जाता है, आपको चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाता है एक जो ट्रेंड आ रहा है उसमें बेंड कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर हम 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखने वाले हैं कि पहला कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, इसको जरा ध्यान से देखो कौन सा, इस कैंडल ने इस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया है तो हम इसको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कहेंगे। सेम वैसे यहाँ पर एक डोजी बना हुआ, इसको डोजी कह लो, हैमर भी कह सकते हो, बट हैमर नहीं है पर इसको डोजी ही मानकर चलेंगे। जो भी प्राइस चल रहा है इसको सबसे पहले से 190 के नीचे नहीं आना चाहिए और इतना आसान नहीं होगा। इस जो डोजी का जो ये लो लगा हुआ इस लो को कट करना इतना आसान नहीं हो सकता। सो ये थी जयंत एग्रो ऑर्गेनिक की टेक्निकल एनालिसिस। इस स्टॉक्स को हम वीकली रिव्यू करते रहेंगे और देखेंगे कि कैसे इस स्टॉक्स का प्राइस मूव करता है। इस स्टॉक्स को हम यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, इसको
एवरी वीक एनालिसिस करते रहेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। LIC हाउसिंग फाइनेंस भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य घर खरीदने, निर्माण, मरम्मत या विस्तार के लिए होम लोन प्रदान करना। कंपनी 1994 में सार्वजनिक हुई और तब से इसके शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड पर सूचीबद्ध और सक्रिय रूप से कारोबार करते हैं। अगर आज के समय में हम इसकी मार्केट कैप को देखें तो इसकी जो मार्केट कैप है वो है 25,435 करोड़ और ये फाइनेंस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट होता कब है। जब भी कोई बिजनेसमैन या कोई आम आदमी को जब लोन की जरूरत होती है तब ये कंपनियां उस व्यक्ति को लोन प्रोवाइड करती हैं। जितने ज़्यादा लोग लोन लेंगे उतना ही ये कंपनी ग्रो करेगी। भारत में बढ़ता शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती आय के कारण आवास की मांग बढ़ रही है। जब लोगों की डिमांड बढ़ती है तो कंपनी उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है, जिससे कंपनी का बिजनेस ग्रो होता है। HFL के पास एक मजबूत वितरण नेटवर्क है जिसमें 2000 से अधिक शाखाएं और 10,000 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का विजन क्या है, ये अपने विजन को लेकर क्या सोचते हैं। आवर विजन इज टू बी द बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन द कंट्री। और कंपनी अपने मिशन के बारे में क्या सोचती है। प्रोवाइड सिक्योर्ड हाउसिंग फाइनेंस एट अफोर्डेबल कॉस्ट, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू विद हायर कस्टमर सेंसिटिविटी। और कंपनी की अपनी वैल्यूज को लेकर क्या थिंकिंग है। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बिजनेस प्रैक्टिस, ट्रांसफॉर्मेशन टू अ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टॉलिंग अ सेंस ऑफ ओनरशिप अमंगस एम्प्लॉयज, हायर ऑटोनॉमी इन ऑपरेशंस। देखिए, अब तक हम ये जान चुके हैं कि कंपनी को प्रॉफिट कब होता है, जब उसके सबसे ज़्यादा लोन्स बिकेंगे। कंपनी के आगे कई चैलेंजेस भी हैं। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना और कितने लोगों ने लोन लिया था और कितना लोन वापस आया, इन दोनों चीज़ों का कंपनी की रेवेन्यू पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। तो अब हम LIC हाउसिंग फाइनेंस का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, जो फाइनेंस की कंपनी होती है इनका थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे कि जो कंपनियां कोई प्रोडक्ट बनाती हैं उसको सेल करती है तो सबसे पहले उनका यहाँ पर सेल आएगा। बट फाइनेंस की कंपनी में सबसे पहले उसका रेवेन्यू आता है, फिर इंटरेस्ट आता है, फिर एक्सपेंस आता है। बट जो कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करती है उनमें सबसे पहले सेल आएगी, फिर एक्सपेंस आएगा। इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, समझना सबको सेम ही है। तो इस क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर हम सबसे पहले देखने वाले रेवेन्यू। देखिए, जब किसी भी कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली वो उसको प्रॉफिट भी होगा। सबसे पहले इस रेवेन्यू के अंदर से उसका जो इंटरेस्ट है वो डिक्रीज होगा और जो उसके एक्सपेंस हैं वो डिक्रीज होगी। ये जो इंटरेस्ट जो ये डिक्रीज हो रही है कौन सी, देखिए जब भी कोई फाइनेंस कंपनी होती है वो दूसरे से पैसा लेकर फिर इसको इंटरेस्ट पे देती है। यानी कि अगर इस कंपनी ने किसी दूसरे से इंटरेस्ट पे पैसा लिया है तो वो इंटरेस्ट इसको वो ये इंटरेस्ट भी उसका खर्चों में आएगा। और दूसरा उसके एक्सपेंस के अंदर उसकी एम्प्लॉय की फीस, उसके ऑफिस के खर्चे, उसके एम्प्लॉय के खर्चे, उसके ऑफिस के खर्चे, ये सब एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड होंगे। सो जिसका जो टॉप लाइन है वो है इसका रेवेन्यू और बॉटम लाइन है इसका नेट प्रॉफिट। देखिए, सभी कंपनियों के अंदर नेट प्रॉफिट सेम होता है। हमको सभी के अंदर नेट प्रॉफिट ही देखना होता है कि अगर किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट प्लस में जा रहा है तो डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर वो कंपनी ग्रो ही करेगी। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, देखिए सबसे पहले इस कंपनी ने रेवेन्यू किया, इस रेवेन्यू के अंदर से इसने इंटरेस्ट को डिक्रीज किया, उसके बाद जो एक्सपेंस थे वो निकाले, फिर एक प्रॉफिट निकल कर आता है। इस प्रॉफिट निकलने के बाद हमको अदर इनकम भी देखनी होती है, क्योंकि जो अदर इनकम है इसके प्रॉफिट के अंदर वो प्लस होगी। यानी कि टैक्स देने से पहले इसको जो प्रॉफिट है वो ये है 1000 करोड़। बट हमको देखना होता है इसका नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट के अंदर इजीली हर कोई जान सकता है कि कंपनी लॉस कर रही है या प्रॉफिट कर रही है। 2020 के अंदर इसका जो नेट प्रॉफिट था वो था 794 और 2023 के अंदर इसका जो प्रॉफिट है वो है 1194। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारे पास जो डेटा होता है वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है। क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर हमारे पास जो डेटा था वो तो 2020 का था। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारे पास 2012 से लेकर 2023 तक का डेटा आ जाता है। तो हम इसकी डीपली एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम इसको 2012 के अंदर देखें तो इसका जो रेवेन्यू था वो था 6232 के अंदर। इसका जो 2023 के अंदर जो रेवेन्यू है वो 22,700 हो चुका है। और हमको देखना है इसका, अगर देखा जाए तो ये
कंपनी रेगुलर ग्रो हो रही है, रेगुलर प्रॉफिट बनाकर दे रही है, हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है कि ये कंपनी रेगुलर प्रॉफिट बनाकर दे रही है। इसमें अगर आप ये सब चीज़ों को देखने के बाद इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करती हो तो कहीं ना कहीं आपको इन द फ्यूचर ये प्रॉफिट ही बनाकर देगी। रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं है, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रिटर्न ऑन इक्विटी 15 प्लस होना चाहिए। अभी हम देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट के अंदर जैसे कि हम दूसरी कंपनी को अंदर देखते हैं, किसी जो बोरिंग है, जो उधारी है, वो कम होनी चाहिए तभी अच्छी है। बट ये जो फाइनेंस की जो कंपनियां होती हैं ये डेट लेकर ही काम करती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि 2012 के अंदर इसने जो डेट लिया था वो 56,000 करोड़ का था। इस कंपनी ने जो 2012 के अंदर जो डेट लिया था वो था 56,000 करोड़। बट अगर हम 2023 की बात करें तो इसके पास जो डेट है वो है 2,43,459 करोड़। देखिए इस फाइनेंस कंपनी के पास आज के समय में इतना डेट है। अगर मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉसमेंट में जाकर हम इसका नेट प्रॉफिट देखें, 2012 के अंदर इसका जो प्रॉफिट था 920 था, और आज के समय में अभी जो इसका रिजल्ट आना है मार्च 2024 के अंदर आएगा, पर अभी के लिए हमको जो डेटा दिखा रहा है वो दिखा रहा है 4,166। जो फाइनेंस की जो कंपनियां होती हैं इनके पास जितना डेट होता है इतना ही वह प्रॉफिट बनाती हैं। अब हम देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। प्रमोटर के पास 45% की होल्डिंग्स है, एफआईज के पास और डीआईज के पास बिल्कुल सेम है 21%। बट पब्लिक के पास इसकी जो होल्डिंग है वो है 12%। हमने एलआईसी हाउसिंग की फंडामेंटल एनालिसिस की है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मेरे को इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आया। देखा जाए तो ईयरली बेस पर देखा जाए तो ईयरली बेस पर यह कंपनी प्रॉफिट बनाकर आ रही है। तो अब हम एनालिसिस करने वाले हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का। देखिए सबसे पहले चार्ट के पैटर्न्स को ड्रॉ करने से पहले हम कैंडल स्टिक्स के पैटर्न को स्टडी कर लेते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जब अगर हम चार्ट के पैटर्न्स को ना ड्रॉ कर देते हैं तो हमें कैंडल्स का पता नहीं चलता। तो सबसे पहले मैं आपको जो कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स हैं वो दिखा देता हूँ कि कैसे जब भी एक ट्रेंड चेंज होता है कैसे उस जगह के ऊपर कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स बनती हैं। तो आपके सामने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट ओपन है। देखो जब भी अगर आप यहाँ पे पैटर्न बनाओगे ना, देखो ये डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन है। अब इस जगह पे देखो ये कौन सा कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। जिन लोगों ने कैंडल स्टिक्स पैटर्न की स्टडी की है वो अच्छे से जानते हैं। देखिए हर बार ऐसा नहीं होता कि जैसे आप स्टडी करते हो कैंडल स्टिक्स के पैटर्न सेम वैसी नहीं बनती, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, आपको जिस आइडिया लगाना होता है। बट जब भी आप किसी कैंडल स्टिक्स के पैटर्न को देखते हो इजीली समझ में आ जाता है कि ये कौन सा कैंडल स्टिक्स पैटर्न। तो इसको हम कहते हैं, इस कैंडल स्टिक्स का पैटर्न कहते हैं मॉर्निंग स्टार। बट जैसे कि हम हमेशा जानते हैं कि जब भी एक डाउन ट्रेंड के बाद फर्स्ट लेग के अंदर कभी भी किसी भी शेयर का प्राइस अप नहीं जाता। ये फर्स्ट लेग थी। इस सेकंड लेग के अंदर आप जब यहाँ पे देखोगे फिर से सेम ऐसा ही पैटर्न जो इससे मिलता जुलता पैटर्न है। इसको भी आप मॉर्निंग स्टार कह सकते हो और इसको भी मॉर्निंग स्टार कहते हो। दोनों जगह पे सेम, दोनों की प्लेसमेंट में दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं बट कैंडल सेम ही है। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे बिल्कुल डब्ल्यू पैटर्न है ये कौन सा कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, ये है पियर्सिंग पैटर्न। फिर जब स्टॉक अप छोटे से अप ट्रेंड के बाद नीचे आता है तो ये कौन सा कैंडल, इन्वर्टेड हैमर। ये डब्ल्यू पैटर्न बना, ये फर्स्ट लेग थी, ये सेकंड लेग के अंदर सेम वैसे यहाँ पर पैटर्न है डोजेस। ये जो सभी कैंडल स्टिक्स की पैटर्न देखे हमने पास्ट के अंदर देखे। अब हम प्रेडिक्ट करेंगे इसका फ्यूचर। कहना इतना आसान होता है बट हो सकता है जब आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ कर अप्लाई करते हो और एक डिसीजन लेते हो सभी चीज़ों को देखते हुए कि चार्ट के पैटर्न्स बन रहे हैं, कैंडल स्टिक्स पैटर्न बन रहे हैं, वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रही है। जब भी हम टाइम से पहले किसी भी स्टॉक्स के चार्ट के पैटर्न को ड्रा करते हैं तो थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, वो हम टाइम टू टाइम उनको सही करते रहेंगे और देखते रहेंगे कैसे उनकी मूवमेंट हो रही है। और सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में जाकर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। देख लिए वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये जो हाई लगा हुआ है यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। तो इसका जो प्रीवियस हाई लगा हम वो भी मार्क कर लेते हैं। इसका कलर हम ब्लैक करेंगे क्योंकि ये काफ़ी दूर है। और अब हम मार्क कर लेते हैं इसकी रेजिस्टेंस। हम ये दोनों मार्क कर लेते हैं। ये फर्स्ट लेग वाली है, जो फर्स्ट लेग लगी थी, ये सेकंड लेग की रेजिस्टेंस है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारी रेजिस्टेंस होगी, सपोर्ट होगी। अब हम चलते हैं वन डे के अंदर, चार्ट के पैटर्न्स को ड्रॉ करते हैं। देखिए वन डे के अंदर जो इसका हाई लगा है पहले हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर रेजिस्टेंस मार्क की थी वो थी 542। जो हमने वन डे के अंदर जो रेजिस्टेंस मार्क किया वो है 479।
तो 1 डे के अंदर अब हम वो स्पॉट मार्क करेंगे जिससे हमारा कम से कम स्टॉप लॉस हिट हो सके तो वो हिट ही ना हो। हम इस तरह की वो स्पॉट मार्क करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिस तरह देखो ये पैटर्न बना, एक डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर गया। देखो अब क्या है, हमको 1 डे के अंदर एक हमको रेजिस्टेंस मिल गई है और एक सपोर्ट मिल चुकी है, और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे चार्ट के पैटर्न्स फॉर दी फ्यूचर प्रोडिक्शन। देखिए अब चार्ट के पैटर्न्स कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ फर्स्ट लेग लगी, यहाँ पे बनना चाहिए डब्ल्यू। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से बन, यहाँ देखो यहाँ से वो तो ऊपर, या तो इस प्राइस को ऊपर निकलना चाहिए। प्राइस हो सकता है इस कंसोलिडेशन के अंदर यहीं पर टाइम पास करता रहे, पर जब भी प्राइस इस सपोर्ट के ऊपर निकलने के बाद 479 के ऊपर क्रॉस करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस का अप ट्रेंड शुरू हो जाए। बट अगर इस शेयर का प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाता है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, अगर प्राइस इसके नीचे आ गया तो कहीं ना कहीं फिर इसके चार्ट खराब हो जाएंगे और नीचे आने की संभावना ज़्यादा है। बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस स्टॉक्स के प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कावेरी सीड्स कंपनी के बारे में और इसके कामकाज के बारे में। भारत की हरित क्रांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1976 में स्थापित भारत की सबसे बड़ी कृषि बीज उत्पादन कंपनी है, जो प्रमुख भारतीय क्षेत्र और सब्जी फसलों के लिए हाइब्रिड बीज में विशेषज्ञता। कंपनी खेतों की फसलों में मक्का, चावल, कपास, सूरजमुखी, सरसों, ज्वार, फलिया, बाजरा और गेहूं के लिए विभिन्न प्रकार के बीज प्रदान करती है। कंपनी द्वारा पेश की जाने वाली सब्जियों में टमाटर, भिंडी, मिर्च, तरबूज, लौकी और बैंगन शामिल हैं। इस कंपनी का काम है फार्मर्स को अच्छे बीज प्रोवाइड करवाना। कावेरी सीड्स कंपनीज एंगेज इनटू रिसर्च, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेरियस हाई क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स। कावेरी सीड्स को किन किन सीड से रेवेन्यू आता है ये आप चार्ट पे देख सकते हो। जैसे कि कपास से 45%, मक्का 21%, हाइब्रिड चावल्स 13%, चैन चावल 10%, सब्जियां 4%, बाजरा 2%। कंपनी की स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति है और उसने निर्यात बाजार में बढ़ती वृद्धि देखी है, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और वियतनाम शामिल है। 12 विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में उपस्थितियों के साथ कंपनी ने 1 लाख समर्पित किसानों और 40,000 डीलरों का एक नेटवर्क बनाया है। यह 18,000 महत्वपूर्ण भारतीय राज्यों में फैले 15,000 ग्राहक संपर्क बिंदुओं को प्रभावी नेटवर्क के माध्यम से अंतिम ग्राहकों को अपना उत्पाद प्रदान करता है। कंपनी के पास 145 प्लस कर्मियों की एक R&D टीम है, जिसमें 45 प्लस वैज्ञानिक शामिल है, जो लगातार उच्च उपज देने वाले सीड्स देने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में इसके पास 900 एकड़ समर्पित अनुसंधान फार्म है। अगर आज के समय में इसकी मार्केट कैप देखी जाए वो है 3,475 करोड़। अब हम कावेरी सीड्स की कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे। इसका जो काम है अच्छी क्वालिटी के बीज को फार्मर को प्रोवाइड करवाना। तो सबसे पहले हम इसकी सेल देखेंगे। अगर हम इसकी 2020 के अंदर की सेल देखें वो है 719 और एक्सपेंस है 400 और इसका एक्सपेंस है 433। तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आता है वो है 287 करोड़। क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर एक चीज़ देखने वाली है कि जब भी जून के मंथ में इसकी जो सेल होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि अगर आप 2020 के अंदर देखोगे इसकी जो सेल है 719 है, सितंबर 2020 के अंदर 134, दिसंबर 2020 के अंदर 119, 64। बट जून मंथ में आते ही इसकी सेल है वो इंक्रीज हो जाती है। जब आप सितंबर 2020 के अंदर देखोगे इसकी जो सेल है 148, 126, 67। बट जैसे ही जून आता है इसकी जो सेल होती है 686 हो जाती है। और अगर मार्च 2023 के अंदर भी देखोगे बट जैसे ही 2020 में इसकी जो सेल हो जाती है वो 736 हो। इन चीज़ों को डिटेल में स्टडी करना शुरू कर देते हो कि कब किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है उसकी सेल कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, तब ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं किसी भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने में। आखिर क्यों जून के मंथ में कावेरी सीड्स की जो सेल होती है वो जून मंथ में ही इंक्रीज होती है, बाकी मंथ में क्यों नहीं होती? जून के मंथ में फार्मर को उन सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो इसी कंपनी से इस सीड्स को बाय करते हैं, जिसकी वजह से इसकी सेल इंक्रीज़ होती है और इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता है। इनका जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रहा है वो जून के मंथ में ही रहा। जैसे कि 2020 के अंदर 287, 17, 10, -16, बट जून में
बट जून के आते ही इसका जो प्रॉफिट है 247, फिर 9, 13, बट मार्च में इसका जो -7 में रहा। बट जैसे ही जून का 2023 के अंदर इसका जो प्रॉफिट था वो 270। लगातार इस कंपनी ने प्रॉफिट ही बनाया है। तो अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं। अगर हम देखिए ईयरली बेस पर भी देखेंगे, इसकी जो सेल है वो इंक्रीज हुई है। और अगर हम इसकी बॉटम लाइन देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे, ईयरली बेसिस पर इसको रेगुलर प्रॉफिट ही रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है कि ये कंपनी रेगुलर एक प्रॉफिट बना रही है। बट अगर हम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि हम पीछे भी 2 स्टॉक्स की स्टडी कर चुके हैं, बट हमको जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका सबसे ज़्यादा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत अच्छा है। देखिए बैलेंस शीट के अंदर हमने इसका देखना है डेट लगभग, देखिए डेट बिल्कुल इसका लगभग 0 है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास लगभग 60% की शेयर होल्डिंग है, एफआईज के पास 16% है, डीआईज के पास 6% है और पब्लिक के पास 15.59% की है। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो कावेरी सीड्स काफ़ी अच्छी कंपनी है, कहीं से भी कोई नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आता। तो अब हम एनालिसिस करने वाले हैं कावेरी सीड की। हमारे सामने कावेरी सीड का चार्ट ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और इसका जो हाई और लो है वो मार्क कर लेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इसके चार्ट को देखो, ये 2016, ये लगभग 2060 से ये कंसोलिडेशन ही कर रहा है। जिस दिन इसकी कंसोलिडेशन खत्म होगी तो सबसे पहले हम इसके वीक हाई को मार्क कर लेते हैं, एक मार्क कर लेते हैं हम इसका जो लो लगे हुए हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमने हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया। अब हम देख लेते हैं इसका 1 डे का चार्ट। देखिए 1 डे के चार्ट के अंदर अगर आप वीकली इसका हाई और लो देखोगे तो इसका हाई बना 790 और जो लो है 317। इसका जो हमारे अकॉर्डिंग जो हाई है, जो रेजिस्टेंस बनेगा वो है 617। हम एक स्पॉट मार्क कर लेते हैं यहाँ से, और हमारी जो स्पॉट रहेगी वो रहेगी 585 की। और अभी हम मार्क करने वाले हैं एक ट्रेंड लाइन। तो इसके अंदर मार्क कर लेते हैं हम एक ट्रेंड लाइन और एक स्पॉट हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अभी हम मार्क करेंगे हमारे चार्ट के पैटर्न्स, क्योंकि सभी जो स्टॉक्स के जो चार्ट के पैटर्न्स होते हैं इसी हिसाब से ही काम करते हैं। इस चीज़ को खुद जाकर सभी चार्ट्स पे टेस्ट कर सकते हो कि किस तरह से ये चार्ट के पैटर्न्स बनते हैं। जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं उन्हीं पे चार्ट के पैटर्न्स नहीं बनते, सभी स्टॉक्स के ऊपर सेम ऐसे ही चार्ट के पैटर्न्स। अब प्राइस कहाँ पे जा सकता है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट अभी तक 670 हमारी एक रेजिस्टेंस होगी, और जो हमारी सपोर्ट है वो है 585, और हमारी नीचे से ये आ रही है कि ट्रेंड लाइन। चार्ट के सबसे पहले अगर इस चार्ट के प्राइस को मूव करना है तो इसको इस रेंज से बाहर निकलना, या तो इसको इस रेंज से ऊपर जाना पड़ेगा या इसको इस रेंज से नीचे आना पड़ेगा। हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, बट जैसे ये 670 के ऊपर जाएगा और या फिर 585 के नीचे जाएगा, किसी एक साइड मूवमेंट आएगी। बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्या है, बट ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के, ज़्यादा चांसेस हैं इसके ऊपर जाने की। ऊपर जाने की क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक आ रही है ट्रेंड लाइन, स्पॉट्स मार्क कर दिए। पहली जो स्पॉट है इसकी 585, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी के समय में, जो अभी के समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये 500 के नीचे आ जाए फिर ये आएगा 541 के पास। अगर ये 541 के पास टाइम स्पेंड करने के बाद दोबारा से 585 के ऊपर आता है, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, फिर ये 670 को क्रॉस कर जाएगा। जब भी इसके पैटर्न बनेंगे आपको ध्यान रखना है कैंडल स्टिक्स पैटर्न के ऊपर। जब भी इस जगह के ऊपर आकर रिवर्सल कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनने शुरू हो जाएंगे तो अब कहीं ना कहीं जाकर ये जो स्टॉक्स है घूमना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक के अंदर हम इसकी एनालिसिस करेंगे, तब देखेंगे कि इस प्राइस के अंदर किस तरह से मूव कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी के बारे में। सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी लिमिटेड फार्मास्यूटिकल उत्पादों के अनुसंधान और विकास के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी एक क्लिनिकल स्टेज बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है और प्रायोगिक और अनुसंधान एवं विकास सेवाओं पर लाइसेंस शुल्क रॉयल्टी से अपना राजस्व अर्जित करती है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी में एक है। कंपनी के 350 से अधिक वैज्ञानिक गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित 4 अनुसंधान सुविधाओं में काम कर। कंपनी के उत्पाद विकास चक्र की परिपक्वता अवधि लंबी होती है। किसी उत्पाद से रिटर्न की उम्मीद करने से पहले उसे अनुसंधान एवं विकास में समय के साथ महत्वपूर्ण निवेश करना पड़ता है। कंपनी सन फार्मा ग्रुप का हिस्सा है।
अगर आज के समय में इसकी मार्केट कैप को देखा जाए तो वो है 7,798 करोड़ की, और 2007 में ये कंपनी शुरू। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी की। क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर हम 2020 के अंदर हम सबसे पहले सेल को ही रीड करेंगे। अगर आप 2020 के अंदर इसकी सेल को देखेंगे वो है 18 करोड़ की, और अगर आप इसकी सेल को ध्यान से देखोगे कि किस हिसाब से इसकी सेल इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब आप खुद इसको ध्यान से देखो कि इसकी सेल 2020 से लेकर 2023 तक इंक्रीज हुई या डिक्रीज या स्टेबल रही। देखिए, अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा नहीं रही है, सेम रख रही है, और लास्ट 3 ईयर से आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। अगर हम ये देखें कि 2020 के अंदर इस कंपनी ने जो सेल की थी वो 18 करोड़ की थी, बट इसका जो एक्सपेंस आया वो था 100 करोड़। तो इसका जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अब आप ही डिसाइड। इसका जो लॉस हुआ है वो है 82 लॉस। अगर आप लगातार इस चीज़ को देखो, इस कंपनी ने कभी भी क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर कभी प्रॉफिट बनाया ही नहीं है, बल्कि रेगुलर बेसिस पे ये अपने जो लॉसेस को उनको इंक्रीज कर रही है। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट भी देखें, नेट प्रॉफिट के अंदर भी इस कंपनी ने एक बार भी प्रॉफिट नहीं किया है। हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं ईयरली बेसिस पर, सो दैट कि हमें लॉन्ग टर्म के अंदर पता चल जाएगी कंपनी कब से रेगुलर बेसिस पे लॉस किए जा रही है। अगर हम इस कंपनी को 2012 से देखें, हमको जस्ट अब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही देखना है। हमको जस्ट यही देखना है कि ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है। नेट प्रॉफिट के अंदर इस कंपनी ने एक बार भी प्रॉफिट नहीं की, बल्कि इसके जो लॉसेस हैं, बल्कि ये अपने लॉसेस को बढ़ा ही रही है। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करोगे जिसने एक बार भी प्रॉफिट नहीं किया है। अगर आप इसकी बैलेंस शीट के अंदर देखोगे, बैलेंस शीट के अंदर हम जैसे ही डेट को देखते हैं, हालांकि इस कंपनी ने अपने डेट को कम किया है, बट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये कंपनी ने एक बार भी प्रॉफिट नहीं बनाया। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे भी हम देख लेते हैं। प्रमोटर के पास 65% होल्डिंग्स है, एफआईज के पास 3.67, डीआई के पास लगभग 0.6%, पब्लिक के पास लगभग 30% की शेयर होल्डिंग है इस स्टॉक्स की। देखिए, अगर हम सन फार्मा एडवांस रिसर्च की बात करें तो जिसके फंडामेंटल हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। जिस कंपनी ने एक बार भी प्रॉफिट नहीं बनाया हो, तो आप खुद सोच कर देखो, क्या वो कंपनी इन द फ्यूचर, क्या वो कंपनी फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट बना सकती है या नहीं बना सकती। तो अब हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं सन फार्मा एडवांस रिसर्च का। जैसे कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर देखा था कि इस स्टॉक्स का एक भी बार प्रॉफिट नहीं है, फिर भी देखो ये स्टॉक्स कैसे मूवमेंट कर रहा है। ये जो अभी जो टाइम फ्रेम 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन है, अगर आप इसका चार्ट देखोगे 2020 के अंदर इसका जो लो लगा था वो लगा था 83 का। जैसे कि हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर देख चुके हैं कि इस कंपनी के अंदर एक भी बार प्रॉफिट नहीं आया, बल्कि इसके जो लॉसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। फिर भी ये स्टॉक्स 2020 से लेकर 2022 के अंदर इसका जो हाई था 347। आखिर कैसे कोई भी कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है, बट उसका जो शेयर का जो प्राइस है 83 से लेकर 340 तक कैसे जा सकता है? क्या जस्ट हमको उस स्टॉक्स की टेक्निकल एनालिसिस ही करनी चाहिए? देखिए, हम किसी भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट क्यों करते हैं? सो दैट्स कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सके। इसलिए ज़्यादातर स्टॉक जो मैं सिलेक्ट करता हूँ वो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ही सिलेक्ट करता हूँ। तो हम इस स्टॉक्स के अंदर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसका प्राइस कैसे मूव कर सकता है। जैसे कि हम इसके फंडामेंटल देख चुके हैं, फंडामेंटल बिल्कुल बेकार है। इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म के अंदर एक भी बार अच्छे से प्रॉफिट नहीं बना कर दिया, बट फिर भी इसका स्टॉक मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम 1 डे के अंदर ही इसके जो हाई लो लगे हुए हैं उनको मार्क कर लेते हैं। इसके जो हाई और लो होंगे यही हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेंगे। जब भी प्राइस इनको किसी एक साइड को कट करने के बाद निकलेगा, हम उस साइड डिसीजन लेंगे। ठीक है, ये पहली रेजिस्टेंस होगी जो है 265, ये इसकी सपोर्ट होगी 163, और हम एक सपोर्ट इसकी यहाँ पे लगाने वाले हैं 217 पर। अब हमारे लिए जो रेंज बन चुकी है वो है 265 और 217। जब तक प्राइस की इसके अंदर है, देखिए सब स्टॉक्स के अंदर सेम होता है, सबके अंदर सिंपल होता है। हमें एक ही चीज़ देखनी होती है, उसके चार्ट के पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, कैंडल स्टिक्स के सही से पैटर्न्स। चार्ट के पैटर्न ड्रॉ करने से कि जस्ट आइडिया लग जाता है कि जो स्टॉक्स का प्राइस है ये मूव कैसे कर रहा है। चार्ट के पैटर्न ड्रॉ करने से प्राइस की उसकी मूवमेंट का पता चल जाए कि देखिए जो स्टॉक्स होते हैं उनके काम करने का बिहेवियर, उनके चार्ट के बनने का बिहेवियर सबका डिफरेंट होता है।
अभी जो इस प्राइस का चार्ट है यहाँ पे, तो मेरे को लगता है कि वो नीचे आना चाहिए। इसके बाद सेम ऐसे ही फिर देखेंगे कि इसका जो प्राइस है इसके नीचे सस्टेन करेगा या इसके ऊपर जाने की ट्राई करेगा। तो इसकी एनालिसिस हम नेक्स्ट वीक करेंगे और फिर देखेंगे इसके चार्ट के प्राइस में कैसे मूवमेंट आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया वुल रियल एस्टेट के बारे में। इंडिया वुल रियल एस्टेट एक भारतीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जो कि एक रेजिडेंशियल, कमर्शियल और स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन प्रोजेक्ट्स डेवलप करती है। कंपनी का फोकस मेनली अर्बन एरिया में होता है। कंपनी किफायती से लेकर प्रीमियम और ओवर लग्जरी क्षेत्र एक आवासीय रियल एस्टेट विकास में उपस्थिति है। यह मुख्य रूप से भारतीय मेट्रो शहरों में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के निर्माण और विकास पर केंद्रित है। कंपनी ने 3.3 मिलियन वर्ग फुट से अधिक का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का विकास किया है, जैसे कि मुंबई, गुरुग्राम, चेन्नई, मुंदेरे, अहमदाबाद और ठाणे। सितंबर 2020 में 23% की तुलना में एम्बेसी समूह के साथ विलय के बाद सितंबर 2022 तक प्रमोटर की हिस्सेदारी शून्य है। अगर देखा जाए तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर के पास इंडिया वुल रियल एस्टेट की जीरो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। कंपनी 2006 में स्टार्ट हुई थी। अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो वो है 4198 और ये कंपनी रियल एस्टेट में अपना काम कर। अब हम स्टडी करने वाले हैं इंडिया वुल रियल एस्टेट की। सबसे पहले हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर हमको देखनी है इसकी सेल, कि इसकी सेल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। 2020 से लेकर 2023 इसकी जो सेल है वो फ्लक्चुएट ज़्यादा हो रही है, ना तो ये इंक्रीज हो रही है ना ये डिक्रीज हो रही है, जस्ट ये अप डाउन चल रहा है इसमें। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा साइन नहीं है। इसकी सेल से ज़्यादा एक्सपेंस ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसका लॉस ही आने वाला है। अगर हम इसका 2020 से लेकर 2023 तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, इसका जो सबसे बड़ा जो लॉस था वो था दिसंबर 2020 के अंदर 245 का, मार्च के अंदर 355। ये कंपनी रेगुलर लास्ट 4 क्वार्टर से लॉस ही कर रही है, तो इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन है। अगर हम अब नेट प्रॉफिट के अंदर देखें, नेट प्रॉफिट के अंदर अगर आप देखोगे इसके जो लॉसेस हैं वो बढ़ चुके हैं। अगर आप ईयरली बेस पर इस स्टॉक्स की स्टडी करोगे, 2012 में इसकी जो सेल थी और 2023 में अगर आप इसकी सेल देखोगे, हमको जस्ट अब इसके नेट प्रॉफिट के अंदर देखना है। नेट प्रॉफिट के अंदर आप वही लास्ट इस बार का जिसका लॉस है सबसे बड़ा लॉस है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव साइन है कि हमको इस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जब तक ये स्टॉक प्रॉफिट के अंदर नहीं आ जाता। अगर हम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे वो भी सभी माइनस में ही है। हम इसकी बैलेंस शीट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हम अक्सर इसका डेट ही देखते हैं। देखिए, अगर 2012 के अंदर इसका डेट देखा जाए, 2023 के अंदर डेट देखा जाए, तो बेशक ये कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, बट ये अपने डेट को कम कर रही है। जब तक ये कंपनी प्रॉफिट के अंदर नहीं आ जाती, प्रॉफिट नहीं बनाती है, तब तक हमारे लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। तो नेक्स्ट हम इसका कैश फ्लो देख लेते हैं। देखिए, जब कोई कंपनी प्रॉफिट ही नहीं बना रही है तो उसके पास कैश कहाँ से आएगा। तो अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। देखिए, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर देखोगे, प्रमोटर के पास कोई भी शेयर नहीं है। एफआईज के पास 23% होल्डिंग है और 75% होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है कि प्रमोटर के पास इसकी कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। जो इसके प्रमोटर हैं, जो ये कंपनी के ओनर हैं, उनको ही खुद इस कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है। तो हम कैसे बिलीव कर सकते, आखिर कैसे 75% शेयर पब्लिक के पास आ गए, प्रमोटर के पास कोई भी शेयर नहीं है। बट अगर देखा जाए तो एफआईज के पास 23% होल्डिंग है। अगर मैं इंडिया रियल एस्टेट की फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूं तो ये मेरे लिए बिल्कुल ही नेगेटिव है। इस स्टॉक्स की एनालिसिस हम जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं, सो दैट कि आप समझ सको कि हमको किसी भी स्टॉक्स के अंदर एनालिसिस कैसे करनी होती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जो हमको देखनी होती हैं। तो अब हमारा ये लास्ट स्टॉक्स है जिसकी हम एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक्स का नाम है इंडिया वुल रियल एस्टेट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर क्यों मैंने इस स्टॉक्स को सिलेक्ट किया। जैसे कि हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कर चुके हैं, हमने देखा कि लास्ट के 4 क्वार्टर से इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव है। इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो है प्रमोटर के पास इसकी जीरो शेयर होल्डिंग पैटर्न। 75% पब्लिक के पास है, 23 के लगभग एफआईज के पास है और 1 या 2% डीआईएस के। मैंने इस स्टॉक्स को एनालिसिस के लिए क्यों चुना,
मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह के स्टॉक्स, आखिर क्यों आपको इस तरह के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर नहीं रखना चाहिए। जब तक हम किसी भी स्टॉक्स की एनालिसिस करना नहीं सीखेंगे, उसके फंडामेंट को रीड करना नहीं सीखेंगे, हम कभी भी सही स्टॉक्स को चूज कर ही नहीं सकते। अगर आप ये सोचते हो कि अभी जो स्टॉक है 70-80 रुपीज़ का हम बाई कर लेते हैं क्योंकि ये सस्ता स्टॉक आपको कभी कुछ नहीं देगा जब तक इसके फंडामेंटल सही नहीं हो जाते। देखिए, इसके जो प्रमोटर थे, इसके जो ओनर थे, उनके पास भी स्टॉक नहीं रहा। ये स्टॉक चला गया पब्लिक के पास, जिनको एनालिसिस करनी ही नहीं आती। या हो सकता है जो एफआईज जो एंटर हैं वो जस्ट प्राइस लेंगे और निकलेंगे, तो सारे होल्डिंग जो होगी। देखिए, अभी आपके सामने 2009 से लेकर 2023 तक, अब जो खत्म होना इस तक का डाटा है। अगर आप इसका 2012 से लेकर 2017 तक का डाटा देखोगे, इसकी जो प्राइस रेंज थी प्राइस की, वो थी 50 से लेकर 80 रुपीज़ तक। इसी के बीच में ये 6 ईयर इसने स्पेंड कर दिए जस्ट एक 50 और 80 की रेंज में। हो सकता है कि इसमें टेक्निकल इसकी प्राइसिंग मूवमेंट आ जाए, जस्ट आप थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, बट इन्वेस्टिंग के लिए ऐसे स्टॉक्स कभी भी चूज नहीं करने चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर 6000 से ज़्यादा कंपनी लिस्ट है। आपको अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखनी चाहिए, ना कि इंडियन रियल एस्टेट जैसे। इस स्टॉक्स का रिव्यू मैं फ्यूचर के अंदर भी करता रहूँगा और हम देखेंगे कि किस तरह से इस शेयर के प्राइस में मूवमेंट आती है। अब हम इसके पैटर्न्स यहीं से ड्रॉ करने शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देखिए किस तरह से इसके अंदर डब्ल्यू पैटर्न बनता है। अगर इसको ऊपर जाना होता ना तो ये जाता है यहाँ से करके इस तरह से जाता, बट ये गया नीचे की तरफ। मैं इसकी एक्सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये इसकी रेजिस्टेंस होगी, ये इसकी सपोर्ट होगी। जैसे कि मैं अक्सर जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो ग्रीन कलर की, सो दैट कि अगर इसका प्राइस ऊपर जाएगा हम ये एक्सपेक्ट करेंगे ऊपर। पर देखिए, इस स्टॉक्स के अंदर मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऊपर जाएगा, बट एज एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने इस स्टॉक्स को टेक्निकल एनालिसिस के लिए ऐड किया है। और हम ये देखेंगे कि जिस स्टॉक्स के फंडामेंटल खराब हों, क्या वो टेक्निकली मूव करता है या नहीं करता है। सो ये जो सभी स्टॉक्स की मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की और टेक्निकल एनालिसिस की जस्ट फॉर ओनली एजुकेशन पर्पस। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।